नमस्कार। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद के हवाले हो जाता है, तब गाजियाबाद के उस अपार्टमेंट की एक मंजिल पर एक कमरा अब भी जागता रहता है। उस कमरे में न कोई बातचीत होती है, न कोई हंसी, न कोई शिकायत। वहां सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज है, दवाओं की गंध है और एक ऐसी खामोशी है जो चीख चीख कर सवाल पूछती है। उस कमरे की बीचों बीच एक बिस्तर है और उस पर बिस्तर पर लेटा है हरीश राणा। आंखें बंद, शरीर निष्क्रिय, समय से परे, जैसे जिंदगी ने उसे छोड़ा नहीं है और उस मौत ने अपनाया नहीं है। 12 साल हो गए, पूरी 12 साल से हरीश इसी हालात में है। न वो जी रहा है, न मर रहा है। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, पर जिंदगी का कोई लक्षण नहीं है। वो एक ऐसा सच बन चुका है जिसे देखना मुश्किल है, छूना दर्दनाक है और समझना तो लगभग नामुमकिन। उसके माँ बाप हर सुबह इसी सवाल के साथ जागते हैं, क्या आज कुछ बदलेगा? और हर रात इसी जवाब के साथ सोते हैं, नहीं, कुछ नहीं बदला। जिंदगी और मौत के बीच अटके इस सच ने सिर्फ हरीश को नहीं, उसके पूरे परिवार को जकड़ रखा है। अशोक राणा और निर्मला देवी, जो कभी अपने बेटे के भविष्य के सपने देखते थे, आज उसी बेटे के लिए मौत की दुआ मांगते हैं। ये वाक्य लिखना जितना आसान है, इसे जीना उतना ही असहनीय है। एक माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसी माँ का ये कहना है कि अब इसे मर जाने दो, इंसानियत की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। हरीश कभी ऐसा नहीं था। वो भी आम युवाओं की तरह सपने देखता था। इंजीनियर बनने का सपना था। पढ़ाई, कॉलेज, दोस्त, भविष्य, सब कुछ था। 2013 में जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम अस्पतालों, मेडिकल रिपोर्टों और अदालतों की फाइलों में दर्ज होगा। एक शाम, एक पल, एक गिरना और जिंदगी पूरी तरह पलट गई। चौथी मंजिल से गिरा वो शरीर उस दिन सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा था, उस दिन एक परिवार का पूरा भविष्य भी टूट कर बिखर गया था। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, राम मनोहर लोहिया, लोक नायक फोर्टिस, इन अस्पतालों के नाम आज भी उस परिवार के जेहन में किसी डरावने सपने की तरह दर्ज है। हर अस्पताल में उम्मीद, हर डॉक्टर से आस, हर रिपोर्ट में एक झूठा सा सहारा, लेकिन हर बार वही जवाब, कोई सुधार नहीं। डॉक्टरों की भाषा में हरी परिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में था, अब आम भाषा में एक जिंदा लाश। इलाज चलता रहा और साथ ही चलता रहा आर्थिक पतन। इलाज सिर्फ शरीर को नहीं, घर को भी तोड़ता है। अशोक राणा की कमाई सीमित थी, लेकिन बेटे की सांसें अनमोल थी। उन्होंने कभी हिसाब नहीं लगाया, घर बेचा, जमा पूंजी खत्म की, उधार लिया, हर वो रास्ता अपनाया जहां से शायद बेटे की जिंदगी लौट आए, लेकिन जिंदगी शायद लौटना नहीं चाहती। जब अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए तो हरीश को घर लाया गया। घर जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अब एक अस्पताल बन चुका था। नर्स, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नर्स का खर्च उठाना नामुमकिन हो गया। तब वहीं माँ बाप जो कभी अपने बच्चे को गोद में उठाते थे, अब उसी बच्चे को नहलाते, साफ करते, खाना पाइप से देते, हर दिन हर रात, बिना छुट्टी, बिना किसी शिकायत के। समय बीतता गया, हरीश का शरीर गलता गया, हड्डियां उभर आई, चेहरा पहचान में नहीं आता है, लेकिन सांसें चलती रही, वही सांसें जो उसे जिंदा साबित करती रही। और उसी सांस ने उसे मौत से दूर रखा। एक अजीब विडंबना, जो चीज जीवन का प्रतीक है, वही इस परिवार के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। त्योहार आए और चले गए, घर में दिए जले लेकिन रोशनी नहीं आई, जन्मदिन आए लेकिन केक नहीं कटा। हर खुशी जैसे हर घर का रास्ता भूल चुकी हो। छोटे बेटे आशीष की जिंदगी भी इसी साए में बीत रही थी, एक ऐसे भाई की परछाई में जो मौजूद भी है और नहीं भी है। इन्हीं वर्षों में निर्मला देवी के भीतर कुछ टूट गया, शायद उम्मीद, शायद विश्वास। वो माँ जो हर दिन भगवान से बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी, एक दिन थक गई। उसने भगवान से सवाल नहीं पूछा, उसने भगवान से गुजारिश की, अब इसे उठा लो।
अगर जिंदगी दे नहीं सकते तो मौत ही दे दो। ये सवाल सिर्फ भगवान से नहीं था, ये उस व्यवस्था से भी था जो किसी इंसान को इस हाल में जिंदा रखती है लेकिन उसे गरिमा से मरने का अधिकार भी नहीं देती। यहीं से अदालत का रास्ता शुरू हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक माँ बाप की फरियाद, हमें हमारे बेटे को मरने की इजाजत दे दीजिए साहब। ये सुनने में जितना कठोर लगता है, इसके पीछे उतनी ही गहरी करुणा का भाव भी छिपा है। ये हत्या की मांग नहीं थी, ये मुक्ति की याचना थी। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। संविधान जीवन का अधिकार देता है, मौत का नहीं। अदालत ने कहा हम इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दे सकते। ये फैसला सुनकर माँ बाप स्तब्ध थे। वे नहीं जानते थे कि खुश हो या टूट जाए, क्योंकि अगर इजाजत मिल जाती तो वही माँ खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, और इजाजत नहीं मिली तो ये अंतहीन यातना जारी रही। 2018, फिर 2023, 2 बार सुप्रीम कोर्ट, 2 बार 5 जजों की संविधान पीठ, 2 बार उम्मीद और 2 बार निराशा, लेकिन इस बार कुछ बदला। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कहा कोई संभावना नहीं, कोई सुधार नहीं, ये जीवन नहीं, सिर्फ जैविक अस्तित्व है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन ने रिपोर्ट देखकर कहा हम इस बच्चे को इस हालात में नहीं छोड़ सकते। शायद पहली बार किसी ने उस कागज के पीछे के इंसान को देखा। शायद पहली बार किसी ने ये माना कि जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती। अब 13 जनवरी दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप को बुलाया है। आखिरी बार उनसे पूछा जाएगा क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके बेटे की लाइफ सपोर्ट हटाई जाए। ये सवाल किसी माँ बाप से पूछना शायद अदालत के लिए भी सबसे कठिन होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ कानून नहीं, आत्मिक है। यहाँ भगवान भी कटघरे में खड़ा दिखता है। सवाल उठते हैं, अगर वो सब पालनहार है तो ऐसी जिंदगी क्यों, और अगर करुणामय है तो ऐसी यातना क्यों। अगर चमत्कार करता है तो 12 साल में एक भी क्यों नहीं चमत्कार किए। शायद भगवान भी चुप है, जैसे हरीश चुप है। ये कहानी सिर्फ हरीश की नहीं है, ये कहानी उस समाज की है जहां हम जीवन को पवित्र मानते हैं लेकिन पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। जहां हम कहते हैं जिंदगी भगवान की देन है, लेकिन ये नहीं सोचते कि गरिमा भी उसी देन का हिस्सा है। 13 जनवरी को कोई भी फैसला आए, वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं होगा, वो इस देश की आत्मा, इसके कानून और इसकी करुणा की परीक्षा भी होगी। क्या हम सिर्फ सांसों को जिंदगी मानते हैं, या सम्मान, चेतना और पीड़ा से मुक्ति को भी। उस कमरे में लेटा हरीश ये सवाल नहीं पूछ सकता, उसकी माँ पूछ रही है, उसका पिता पूछ रहा है, और शायद हर वो इंसान पूछ रहा है जिसने कभी किसी को असहनीय पीड़ा में देखा है। फैसला जो भी हो, एक सच अटल है, ये कहानी जीत हार की नहीं है, ये कहानी है इंतजार की। और शायद उस दिन 13 जनवरी को किसी एक का इंतजार खत्म हो जाएगा, या तो हरीश का या उसके माँ बाप का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।